हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभव एकेडमी। गाइस, वर्ग 3 का पेपर जल्द ही होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपको प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रही है और आज हम मैथ के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विथ इजी एक्सप्लेनेशन। गाइस, इस प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे उसी क्वेश्चन को हमने फ्री मॉक टेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक में क्लिक करके आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद आपने कहाँ पर क्या गलती की उसे समझने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। इसके साथ ही आगे की वीडियो और फ्री मॉक टेस्ट को मिस ना करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। यदि संख्या 132943 के 1,00,000वें व 10,000वें स्थान वाले अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, तो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाएगी। ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, इसी में से हमको आंसर चूज करने हैं। तो हम देखेंगे संख्या जो दी हुई है, संख्या ये दी हुई है हमको, संख्या क्या दी हुई है 132943। इसके 1,00,000वें पर कौन सा अंक है देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000वें पर है हमारा एक, ये जो एक है 1, ये है 1,00,000वें स्थान पर। किस स्थान पर? लाखवें स्थान पर। और 10,000वें स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000वें स्थान पर कौन है? 3। 3 क्या है? 10,000वें स्थान पर। अब बोल रहा है अंकों को परस्पर बदल दिया जाए। अंकों को बदल दिया जाए मतलब 3 को 1 की जगह पर और 1 को 3 की जगह पर। तो जो स्थान बदलने पर नया अंक मिलेगा वो मिलेगा 3। 1 की जगह हमने रख दिया 3 और 3 की जगह हमने रख दिया 1। उसके बाद सेम रहेगा 2943। ये हो गया जब हमने 1,00,000वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक से आपस में बदल दिया तो नया अंक मिला 312943। तो नई मूल संख्या से कितना अधिक होगा, कितना अधिक होगा? तो हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस मूल संख्या को, तो वहां से हमको पता चलेगा कितना अधिक होगा। तो मूल संख्या क्या थी हमारी 132943 और 3। इसको हम माइनस करेंगे, यहां पे हमको मिलेगा 0 0 0 0 और 3 गए 1, दैट इज 8। इसने इससे लिया 2 में 1 गए 1, ये हुआ 1,80,000। इतना अंतर है नई संख्या और पुरानी संख्या के बीच में। तो यहां पे हमारा सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ए। तो यहां पे हम टिक लगाएंगे, आंसर नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। 13.43 मीटर गुणे 5.68 मीटर गुणे 2.50 मीटर अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के एक हौज में पानी की तौल क्या होगी? तौल अर्थात वजन क्या होगा जो इतना पानी होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई दी हुई है 13.43 गुणे चौड़ाई दी हुई है 5.68 और ऊंचाई दी गई है 2.50। 3 मीटर है, मीटर मीटर मीटर, तो ये हो जाएगा यहां पे हमारे पास मीटर क्यूब अर्थात 3 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पानी का भार क्या होगा? दोस्तों एक जनरल कॉन्सेप्ट है, एक जनरल चीज है, अगर आपको नहीं पता तो इसको आप ध्यान रखेंगे। 1 मीटर क्यूब में जो पानी का तौल होता है अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अगर 1 मीटर हो, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई, तो उसमें भरे गए पानी का वजन 1,000 kg के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों।
सबसे पहले 13.43 इंटू 5.68 इंटू 2.50, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा हौज का आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई, आयतन बराबर होता है, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे हम तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे दोस्तों, समय बचाने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, इनको सॉल्व करने पे आएगा 190.706 मीटर क्यूब, तीनों का मल्टीप्लाई करने पर। अब हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 केजी, तो यहाँ पे 190.706 1 मीटर क्यूब में हमारा हुआ 1000 केजी। इसके बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, इसमें हम लिखेंगे 190,706 अपॉन 1000 इंटू 1000 केजी। हमारा जो आंसर है वो आया 190,706, दैट इज इन केजी। तो ये जो हौज है इसकी जो तौल होगी, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। तो यहां पे हम लगाएंगे आंसर नंबर डी, ये होगा हमारा सही आंसर। थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन के पढ़ने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सॉल्यूशंस को देखने के पहले आप इस वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक को क्लिक करें और फ्री में मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट देने के बाद ही इन सॉल्यूशंस को आप देखने आए, जिससे आपको ये पता चले कि कहां पर कितनी कमी रह गई है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दी हुई है उसको क्लिक करें, मॉक टेस्ट दें, सबमिट करें, अपना स्कोर देखें कि आपको कितने नंबर मिले हैं, कौन से क्वेश्चन सही हैं और कौन से क्वेश्चन गलत हैं। उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आगे बढ़ें। तो आइए हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। 7:15 सायं, मतलब शाम को 7:15, शाम को 7:15 से 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था। मतलब शाम को 7:15 है, उससे 3 घंटा 53 मिनट पहले क्या समय था। तो इसको आइए हम सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं जो समय होता है वो दो फॉर्मेट में लिया जाता है। एक होता है 12 आवर फॉर्मेट, जिसमें हम AM PM का उपयोग करते हैं, और एक होता है 24 आवर फॉर्मेट, जिसमें दोपहर 12 बजे के बाद हम 13 बजे, 1 बजे को 13 बजे, 2 बजे को 14, 3 बजे को 12, 3 16, मतलब 12 में हम ऐड करते जाते हैं। इस तरह हम वो 24 आवर फॉर्मेट जानते हैं। तो अब 7:15 शाम, 7:15 शाम है, तो इसको हम 12 + 7 कितना हुआ, 12 + 7 24 आवर में 19:15 कह सकते हैं 24 आवर फॉर्मेट में। ठीक, ओके। अब ये है 19:15 शाम के, 19:15 शाम के। अब इससे 3 घंटे पहले क्वेश्चन में पूछा है 3 घंटे 53 मिनट पहले क्या समय था। तो अगर हम 19:15 को 3 घंटे पहले ले जाएं, मतलब 3 घंटा पहले, तो ये 19 में हम 3 माइनस करेंगे। ओके, तो ये हमको कितना बजे मिल जाएगा 3 घंटे पहले, यहाँ पे हमको 19 में 3 गया, कितना आया 16, तो ये हमको मिला 16 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे पहले की बात हो रही है, तो 16 घंटे 15 मिनट। अब 53 मिनट अभी और हमको पहले जाना है, 16:15 के 53 मिनट और पहले जाना है। तो यहाँ पे कितना है 15 मिनट। तो इसका 1 घंटा, अर्थात इसको हम कर देते हैं 15 बजे, और 1 घंटे में होते 60 मिनट, 60 मिनट हम इसको दे देते हैं 15 को, तो यहाँ हो जाएगा 75 मिनट। अब यहाँ पे हम 53 मिनट क्या करेंगे और पीछे जाएंगे, अर्थात 53 और माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 22, अर्थात 15:22 मिनट। अब हम यहाँ पे देखेंगे 15 मतलब 12 + 3, 12 + 3, अर्थात 3:22 मिनट। शाम के मतलब दोपहर के बाद, 3:22 मिनट, 12 बजे दोपहर के बाद। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा यहाँ पे बी दोस्तों,
तो सही आंसर है 3:22, मतलब 24 आवर में 15:22। तो यहां हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्न समूहों में से कौन सा अवरोही क्रम में है। यहां दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। अवरोही, इनको समझेंगे। आरोही और अवरोही में अवरोही अवरोध उत्पन्न करना, रोकना, घटाना, किसी चीज को कम करना। तो अवरोही मतलब होता है डिक्रीजिंग, अर्थात किसी चीज को घटाना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना। आरोही, पर्वतारोही, इसको कहते हैं बढ़ते हुए, अर्थात असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में इसको कहते हैं असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में। तो आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए, जैसे पर्वतारोही तो वो होता है बढ़ता हुआ, पर्वतारोही। अवरोही, घटना, अवरोध उत्पन्न करना, घटना। तो यहां पे हम क्लियर रखेंगे अवरोही क्रम और आरोही क्रम। तो यहां पे हमको पूछा है अवरोही क्रम, अर्थात घटते हुए क्रम में। तो यहां पे हमारे पास हर ऑप्शन में हम देखेंगे यहां पे सेम चीजें हैं। तो सबसे पहले इन चारों चीजों को हम लेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरह से घटते हुए क्रम में हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास तीन वैल्यू हैं, 1/2, 5/6 और 7/8। दोस्तों, एक साधारण ऑप्शन ये है कि हम इसको डिवाइड करें और डेसिमल में हम इनके आंसर्स लाएं और डेसिमल में हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखें कि क्या क्या है। और एक नेक्स्ट ऑप्शन है एलसीएम का उपयोग करके, जिसमें हम इनके डिनोमिनेटर, अर्थात जो नीचे वाली वैल्यू होती है, ऊपर को कहते हैं अंश, नीचे को कहते हैं हर। अगर हम हर को बराबर कर दें तो ऊपर की वैल्यू से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन किस तरह से संख्याएं अवरोही क्रम में आएंगी। तो 2, 6 और 8 का हम एलसीएम लेंगे तो 2, 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। दोस्तों, मैं एलसीएम के बारे में भी आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। यहां पे 2, 6 और 8 का हमको एलसीएम निकालना है, अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट माने सबसे छोटा, कॉमन माने जो तीनों में कॉमन हो और इन तीनों का मल्टीपल हो। तो इन तीनों के पहाड़े में जब हम 2 का पहाड़ा पढ़ें, 6 का पहाड़ा पढ़ें, 8 का पहाड़ा पढ़ें, तो सबसे छोटा मल्टीपल 24 ही है। दोस्तों, आप इसको देखेंगे, इसको मैं बाद में अन्य टॉपिक में बताऊंगा। तो 24 ही है जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 2, 6, 8 का एलसीएम आया 24। तो यहां पे आएगा हमारे पास 12, 12 जा 24 तो दैट इज 12, 6 4 जा 5 4 जा दैट इज 20 और 8 यहां पे आएगा 7 3 जा 21। तो यहां पे हम देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है 21, फिर उससे छोटा कौन है 20, फिर उससे छोटा कौन है 12। तो यहां से हमको घटते हुए क्रम में संख्याएं मिल गई। 21 किसके कारण आया है 7/8। तो सबसे बड़ी संख्या है 7/8, 7/8। उससे बड़ी है 5/6, फिर उससे छोटी है 7/8 से छोटा है 5/6, 5/6 से छोटा है 1/2। तो यहां पे जो सही आंसर होगा देखेंगे दोस्तों, 7/8 से 5/6 फिर 1/2। तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर सी। यहां पे फिफ्थ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ने के पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप लोगों को बिल्कुल जो भी क्वेश्चन ना बने उनके सॉल्यूशन देखें, समझें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं, जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने गणित शिक्षक के गुण की अपेक्षा की है। दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन हमसे मैथमेटिक्स में वर्ग 3 के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो वर्ग 3 के स्तर के आएंगे। तो यहां पे हम देखेंगे एनसीईआरटी की किताबें आती हैं दोस्तों, जो कि नेशनल लेवल की होती हैं, काफ़ी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। तो उसने एनसीईआरटी की बुक ने गणित शिक्षक के जो गुण होते हैं उनसे क्या अपेक्षा की है, क्या गुण होने चाहिए। पहला, उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से। इन शब्दों से हम समझेंगे उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार होता है, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए और अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विविध रूपों से।
गणित शिक्षक के गुणों की उपेक्षा की है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन यहां पे सही है। तो यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों आंसर नंबर डी। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पे 66वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक वर्गाकार मैदान, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी यदि उस मैदान का विकर्णवत, विकर्ण दोस्तों डायगोनल विकर्ण, अभी मैं बताऊंगा, रास्ता 15√2 मीटर है। दोस्तों सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं। ये हो गया हमारा वर्ग, ये हो गया हमारा वर्ग। वर्ग में ये जो डायगोनल है इसको कहते हैं विकर्ण, ये कहलाता है विकर्ण। अब दोस्तों ये मैदान जो है वो वर्गाकार है, अर्थात अगर इसकी साइड हम माने ए तो इसकी सारी साइडें ए होंगी, क्योंकि ये कैसा मैदान है, वर्गाकार। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और दिया हुआ है उस मैदान का विकर्णवत रास्ता 15√2 मीटर है। ये जो विकर्ण है ये है 15√2 मीटर में है। अब दोस्तों ये जो वर्ग है इसमें जो ये एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री। ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो विकर्ण होता है, विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस मतलब आधार और ये लंबाई, विकर्ण का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक बेस का है और ये लंबाई है। विकर्ण क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहां पे हमको विकर्ण दिया हुआ है 15√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। यहां पे हमने 2a स्क्वायर, 15√2 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 15 इंटू √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, √2 इंटू √2 ये आएगा 2, √2 इंटू √2 ये आएगा 2, और ये यहां पे हो गया हमारे पास 15 का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर ए में जो स्क्वायर ये स्क्वायर और 15 में ये स्क्वायर कैंसिल, तो a बराबर हमारा आएगा यहाँ पे 15, a बराबर 15। अर्थात ये जो वर्ग की भुजाएं हैं इनकी जो लंबाई आ गई वो आ गई 15 मीटर। अब कितने मीटर फीते की आवश्यकता होगी, चारों ओर बाड़ा लगाना है, चारों ओर, अर्थात ये मैदान के चारों ओर बाड़ा लगाना है, चारों ओर। तो चारों ओर मतलब ये जो पूरी दीवार है इसकी लंबाई a, इसकी a, क्योंकि वर्ग है a और a चारों तरफ बराबर होगा, अर्थात ये a बराबर 15, ये भी a बराबर 15, ये a बराबर 15, ये a बराबर 15, तो अर्थात 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 अर्थात 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, इतने लंबे फीते की आवश्यकता होगी। चार भुजाएं हैं, 4 बार हमने यहाँ पे 15 लिखा, 15 दूनी 30, तिया 45, चौको 60, अर्थात यहाँ पे आया 60 मीटर, अर्थात 60 मीटर लंबे फीते की जरूरत पड़ेगी, 60 मीटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर डी, डी होगा हमारा सही आंसर, 60 मीटर। 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि कागज की 18 सीटों का भार, कागज के 18 सीट हैं उनका भार 50 ग्राम है, तो उसी कागज की कितनी सीट, मतलब हम लेंगे कि उनका भार 3 सही 3/4 किलोग्राम होगा। दोस्तों यहां ध्यान देंगे, यहां किलोग्राम है, यहां ग्राम है। यहाँ पे जो एग्जाम वाले होते हैं इस चीजों पर ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो किलोग्राम है यहाँ ग्राम है, इसको ध्यान पे रख के चलेंगे। तो 18 सीटों का भार 50 ग्राम है, तो 3 सही 3/4 किलोग्राम हमको कुल चाहिए सीटें, तो कितनी सीटें हम लेंगे, तो यहां पे हम देखेंगे 50 ग्राम अगर भार है तो कितनी सीटें हैं हमारे पास, 18 सीटें हैं।
अगर 50 ग्राम है तो 18 सीटें हैं यहाँ पे। अब हमको चाहिए 3 सही 3/3 सही 3/4, ये किलोग्राम दिया हुआ है। अब इसको 4 तिहाई 12 और 3 15, अर्थात 15/4 क्या दिया हुआ है, किलोग्राम दिया हुआ है। 15/4 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम। तो 15/4 गुणे 1000, ये हो गया हमारा ग्राम में। तो अब हम यहां पे देखेंगे ग्राम में, 50 ग्राम में 18 सीटें, तो 15/4 गुणे 1000 ग्राम में कितनी सीटें होंगी। तो यहां पे हमको 3 सही 3/4 किलोग्राम में पता करना था, दिया हुआ था 50 ग्राम। इतनी सीटों का, 18 सीटों का। तो 18 गुणे 15/4 गुणे 1000/50, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से हमको पता चल जाएंगी कितनी सीटें हमको लेनी पड़ेंगी। इसको हम सॉल्व करेंगे यहां पे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 और 0, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3 जा 15, 25 75 इंटू 18, दैट इज द 1350 सीटें। मतलब 1350 सीटें कुल हमको चाहिए अगर हमको 3 सही 3/4 किलोग्राम का भार चाहिए। तो राइट आंसर होगा दोस्तों 1350, दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड का मान है। x प्लस वाई प्लस जेड ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर अर्थात बाहर है। दोस्तों हम जानते हैं ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं ट्रायंगल्स के तीनों, इन तीनों का सम जो होता है, अगर हम इसको मान लें ए, इसको मान लें बी और इसको मान लें सी, तो हम जानते हैं अंदर के जो एंगल होते हैं उनका जो योग होता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। दोस्तों ये हमें पता है, और वैसे हमें यह भी पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री, अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन ये आता कहां से एक्सटीरियर एंगल, हम देखेंगे अगर हम ये बी एंगल की बात करें तो बी एंगल बराबर होगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसमें ये टोटल जो एंगल होता है ये होता है 180 डिग्री। तो b बराबर होगा 180 माइनस x, ये हो गया एंगल b, प्लस एंगल c 180 माइनस y, और एंगल a दैट इज 180 माइनस z इज इक्वल टू टोटल इंटीरियर एंगल, अर्थात ट्रायंगल के जो आंतरिक कोण है इन तीनों का योग होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड ये चला जाएगा इस साइड, तो ये बचेगा 180 प्लस 180 प्लस 180 माइनस 180 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 180 180 गया तो ये मिला 360 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों ये केवल मैंने समझने के लिए बताया है, इसको आप ध्यान रखें कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, और जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इनका आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट इज 360 डिग्री। तो सही आंसर हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों आंसर नंबर सी, दैट इज द 360 डिग्री। 9th क्वेश्चन यहां पे हम पढ़ेंगे। एक वृत्त की रचना करना। वृत्त, वृत्त अर्थात सर्कल, सर्कल ये होता है सर्कल, वृत्त कहते हैं इसको। किस उद्देश्य में शामिल है। उद्देश्य अर्थात वृत्त की रचना अगर कोई कर रहा है तो क्या यह ज्ञान की बात है, नहीं ज्ञान की बात नहीं है। ये कोई ज्ञान नहीं है कि हमको सर्कल बनाना है, कोई ज्ञान है, ये कोई बोध नहीं है, ये कोई अनुप्रयोग नहीं, ये एक कौशल है। जैसे मैंने सर्कल बनाया है दोस्तों तो ये टेढ़ा हो गया है ना, तो अर्थात यहां पे कौशल की जरूरत है इस सर्कल को हमें बनाने के लिए। तो एक वृत्त की रचना करना किस उद्देश्य में शामिल है, कौशल, कौशल है, ये हमारी कला है किसी सर्कल को बनाना। दोस्तों ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें शामिल कर रहा हूं। वर्ग 3 के एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आंसर नंबर डी। 10th क्वेश्चन देखेंगे। यहां पे इस फिगर को हम समझेंगे लुप्त पद, लुप्त अर्थात ये
यहाँ पे हमको पता करना है कि यहाँ पे ऐसी क्या संख्या हो जिससे दोनों तरफ सिमेट्री हो। सबसे पहले हम नीचे देखेंगे, ये दिया हुआ 70 और ये 7 और ये 2, तो यहाँ पे हम देखेंगे 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 इंटू अगर हम यहाँ पे 5 करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है कितना, 70। दैट इज 7 इंटू 2, ये दिया हुआ इंटू अगर हम 5 किए तो हमें ये वाला 70 यहाँ मिला, दैट इज 70। 14 गुणे 5 दैट इज 70। यहाँ पे अगर हम इसी चीज को अपनाते हैं 11 इंटू हम यहाँ पे क्या करें, 11 इंटू वॉट, क्या, इंटू 5 इज इक्वल टू 165। क्या करें कि 165 मिलेगा। तो यहां पे हम इसको आगे सॉल्व करें, ये हो गया हमारा वॉट, क्या हमें क्या पता करना है, दैट इज 165 अपॉन ये 5 और ये 11 नीचे आएगा, 5 इंटू 11। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा 11 1 जा 11, 11 5 और ये 5 3 जा 15 दैट इज 3। मतलब अगर हम यहाँ 3 रखें तो ऊपर का फॉर्मूला, ऊपर की जो सिमेट्री है फॉर्मूले की, ये सिमेट्री नीचे की फॉर्मूले में भी होगी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा आंसर नंबर 3। तो यहाँ पे सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, मतलब कितना डिग्री होगा अगर हम 3 समकोण और 1/3 समकोण लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, 3 और 1/3 समकोण अर्थात होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, समकोण। तो समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो 3 समकोण अर्थात 90 डिग्री गुणे 3, 3 समकोण और 1/3 समकोण, 1/3 1/3 इंटू 90 डिग्री समकोणों में डिग्रियों की संख्या। इसको सॉल्व करेंगे, 9 3 जा 27 दैट इज 170 डिग्री प्लस 1/3 3 3 जा 9 दैट इज 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे दैट इज 300 डिग्री। ये होगा हमारे डिग्रियों की कुल संख्या। तो यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, 300 डिग्री। यहाँ पे 12th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक द्विअंकीय संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है। संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है। मूल संख्या क्या है? हम सपोज करते हैं दो अंकों की संख्या है XY। दो अंकों की संख्या जैसे 12, 13, 14, 15, 16, ये दो अंकों की संख्याएं हैं। जो XY है ये हमने दो अंकों की संख्या सपोज की है, इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, जैसे यहां पे 12 को हम लिख सकते हैं, ये जो 1 है इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 1 और ये जो 2 है प्लस 2 इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास मिलेगा 12। इसका मतलब इस हम 12 को दो अंकों की संख्या को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमने XY को लिखा है 10x प्लस वाई, ये हुई हमारी संख्या। अब क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों अंकों को परस्पर बदलने के बाद, मतलब दोनों अंकों को हमने आपस में बदल दिया, मतलब y की जगह x और x की जगह y। तो जो नई संख्या हमको मिली वो मिली 10y प्लस x, ये है नई संख्या। अब क्या बोल रहा है, मूल संख्या से 18 कम है। जो हमको नई संख्या ये 10y प्लस x है, ये मूल संख्या कौन सी है 10x प्लस y, इससे मूल संख्या से ये 10y प्लस x 18 कम है। अर्थात हम इसमें मूल संख्या में 10x प्लस y ये मूल संख्या माइनस 10y प्लस x जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18, क्योंकि ये जो संख्या है वो 18 कम है, 10y प्लस x ये है 18 कम। इसको हम सॉल्व करेंगे, 10x माइनस अंदर जाएगा माइनस x, तो ये होगा 9x प्लस y माइनस 10y दैट इज माइनस 9y इज इक्वल टू 18। अब इसको 9 कॉमन लेंगे और यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दैट इज द x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 2। तो यहाँ पे हमको मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि 9 और 9 कट गया
तो यहां से हमको मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। मूल संख्या से 18 कम है, संख्या के दोनों अंकों का योग 16 है, अर्थात दोनों अंकों का योग हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ये दोनों अंकों का योग है, और जो हमने इक्वेशन सॉल्व किया उससे मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 18, 2x और 2 से हम 18 को काटे 9, तो यहां पे हमको मिला x इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पे 9। किसी भी एक इक्वेशन को हम उठाएंगे, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 16, और x बराबर क्या आया 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो यहां से y इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। 16 माइनस वाई इज इक्वल टू 7, तो x बराबर हमको मिला 9 और y बराबर हमको मिला 7। मूल संख्या हमने क्या मानी थी एक्स वाई, तो x की जगह 9 और y की जगह 7, तो दिस इज द 97। A option is our right answer, that is the xy is equal to 97। 13th क्वेश्चन पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है। प्रोजेक्ट जो स्कूलों में मिलता है दोस्तों, प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको यथार्थ जीवन से संबंधित, कभी सोलर सिस्टम हमने बनाया, कभी हमने बैटरी से चलने वाली कार बनाई, या स्कूलों में छोटे छोटे प्रोजेक्ट, वो सभी यथार्थ जीवन का ही एक भाग होते हैं जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये गणित से संबंधित प्रश्न है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डाला है। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, इसको हम याद रखेंगे। ये किसका कथन था? बेलार्ड का। ये कथन किसका था? बेलार्ड का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 14th क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ग के क्षेत्रफल में 96% की वृद्धि हो जाए तो वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? दोस्तों वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने माना वर्ग की भुजा है x, तो जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो हम जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा, भुजा क्या है x, तो x इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। अब वर्ग के क्षेत्रफल में 96% वृद्धि हो गई। शुरू में वर्ग का क्षेत्रफल था एक्स स्क्वायर, अब उसमें 96% वृद्धि और जोड़ दें, मतलब एक्स स्क्वायर का 96% और हम उसमें जोड़ दें। अगर हम एक्स स्क्वायर में 96% और जोड़ते हैं तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 96/100। यहां से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर यहां बचता है 1 प्लस 0.96, ये जो 96/100 है ये आया 0.96, तो यहां से हमको मिला 1 प्लस 0.96 1.96 एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। एक्स स्क्वायर में हमने 96% और बढ़ा हुआ क्षेत्रफल जोड़ दिया तो वो हो गया 1.96 एक्स स्क्वायर, जो कि 96% वृद्धि के बाद मिला है। अब दोस्तों इसमें हमको नए वर्ग की भुजा निकालनी है। नए वर्ग की भुजा, ये तो हमारा नए वर्ग का क्या हो गया? क्षेत्रफल। नए वर्ग का क्षेत्रफल हो गया, नए वर्ग का क्षेत्रफल जो हमको मिला 1.96 एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा नया वर्ग। अब वर्ग की भुजा निकालने के लिए इसको हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। जैसे पुराने में हमने देखा क्या होता है, भुजा गुणे भुजा मतलब एक्स स्क्वायर। अगर हम इसमें अंडर रूट लगा दें तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो एक्स ये हमको मिल जाती है भुजा। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हमें भुजा निकालनी है वर्ग की भुजा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1.96 एक्स स्क्वायर। 1.96 एक्स स्क्वायर में x को हम बाहर लेते हैं, बचता है अंडर रूट 1.96। अब 1.96 को हम लिख सकते हैं 196/100।
अब 196 जो होता है किसका स्क्वायर होता है, जैसे 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर होता है 196, तो अंडर स्कोर टूट जाएगा, यहाँ आएगा 14 और 100 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14/10 इंटू एक्स, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1.4x, 1.4x यहाँ पे हमारी भुजा आ जाएगी। इसका मतलब जो भुजा में वृद्धि हुई, भुजा पहले कितनी थी हमारी, भुजा हमारी हो गई 1.4x, पहले हमारी जो भुजा थी वो कितनी थी x, तो 1.4x 96% वृद्धि के बाद आई, और x जो है पहले से थी, तो माइनस करेंगे अगर तो हमें बढ़ी हुई वृद्धि मिल जाएगी, तो 1.4x माइनस x ये हो जाएगा 0.4x, ये हो जाएगा 0.4x। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे प्रतिशत निकालना है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो कितनी वृद्धि हुई 0.4x, कितने में हुई x, कितनी थी पहले x, फिर हो वृद्धि कितनी हुई 0.4x की, तो हम बढ़ा हुआ प्रतिशत निकालेंगे, बढ़ी कितनी 0.4x और ओरिजिनल थी कितनी x इंटू 100, x और x कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 0.4 इंटू 100 अर्थात 4/10 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 40%, अर्थात जो भुजा में वृद्धि हुई वो हुई 40%, जबकि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई थी 96%। दोस्तों इसके कई शॉर्टकट फॉर्मूला भी हैं, लेकिन सबसे पहले हमें डिस्क्रिप्टिव मैनर में जाकर देखना चाहिए कि हमारा आंसर कहां से आ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 40%, ऑप्शन नंबर सी। 15th क्वेश्चन पढ़ेंगे। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या ओ अर्थात रेडियस 4 सेंटीमीटर है। वृत्त पर एक बिंदु सी है, तो एंगल ए सी बी का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज एक्स। दोस्तों यहां पे हम देख रहे हैं एओ जो है वो रेडियस है सर्कल का, ये केंद्र से सरकमफ्रेंस तक है, परिधि तक है, इसकी वैल्यू ओए बराबर दी है 4। ओबी भी रेडियस है, अगर ओए रेडियस है ओबी भी रेडियस है तो इसकी भी वैल्यू होगी 4। ए बी बराबर दिया हुआ है 4, ए बी बराबर दिया हुआ है 4, तो यहां पे हमको 4 4 4, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, अर्थात ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और समबाहु त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण बराबर होते हैं। तीनों आंतरिक कोणों का कुल योग होना चाहिए 180 डिग्री, तीनों कोण बराबर हैं, अर्थात 60 + 60 + 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात तीनों आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के होंगे, अर्थात एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, एंगल ओ ए बी 60 डिग्री, एंगल ओ बी ए 60 डिग्री। दोस्तों इसे आप आसान से आराम से समझ सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इसके आंतरिक कोण 60-60 डिग्री के होंगे। अब क्वेश्चन पर हमको क्या मांगा है, एंगल ए सी बी। दोस्तों ये हम जानते हैं कि इसी सरकमफ्रेंस में, इस सरकमफ्रेंस में ए ओ बी का जो कोण है वो है हमारे पास 60 डिग्री, 60 डिग्री। इसी सरकमफ्रेंस में परिधि पर बना हुआ दूसरा कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, मतलब परिधि, जो परिधि होता है, परिधि ये है परिधि, परिधि पर आंतरिक कोण, आंतरिक परिधि पर आंतरिक कोण बराबर होगा, ये है परिधि पर आंतरिक कोण बराबर आधा होगा केंद्र पर आंतरिक। ये हमको याद रखना है कि केंद्र पर जो, सेंटर पर जो एंगल बनेगा, अगर उसी सरकमफ्रेंस में दूसरा एंगल बनाया जा रहा है, जैसे यहां पे हम देखेंगे ए ओ बी सेंटर पर है और इतने ही कॉर्ड को लेकर ए सी बी बनाया जा रहा है, तो वो इसका आधा होगा। ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा, 1/2 गुणे केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसका, तो केंद्र पर कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा
30 डिग्री, 1/2 इंटू 60 दैट इज 30 डिग्री, अर्थात एंगल ACBX इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। 16वें नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन पहला, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, उनकी विचार, उनकी सोच जो है उनका फॉर्मुलेशन करना, गणितीकरण करना। दूसरा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करवाना। नहीं, यह बिल्कुल उद्देश्य नहीं हो सकता। बच्चों को रोजगार योग्य बनाना, यह भी उद्देश्य नहीं है। बच्चों का गणित से मनोरंजन करना, यह भी उद्देश्य नहीं है। तो यहां पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, उनकी सोच, उनकी थॉट्स में मैथ्स को लाना, यह है विद्यालयों में गणित शिक्षक का मुख्य लक्ष्य। तो यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हमारी सोच से, जो हमारी थिंकिंग है उससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 17th क्वेश्चन पढ़ेंगे, दिए गए चित्र के, ये जो चित्र दिया हुआ है नीचे, दिए गए चित्र के 5/4 का 32/15 गुना क्या होगा? दोस्तों, डायग्राम को समझेंगे। इसके जो 3 पार्ट हैं वो शेडेड हैं, 1 2 3, और चौथा पार्ट जो है खाली है। अर्थात यहां इस पूरे डायग्राम को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, 4 बराबर भागों में। तो 1 2 और 3, अर्थात 3 पार्ट यहां पे हमारे शेडेड अर्थात रंग से भरे हुए हैं, जिसमें से कुल पार्ट कितने हैं? 4, अर्थात ये 3/4 हिस्सा भरा हुआ है। तो दिए गए चित्र के 5/4, दिए गए चित्र को दर्शाया गया 3/4 से। ये दिया गया चित्र जो है 3/4 है। 3/4 के 5/4 का 32/15 गुना क्या होगा? यह बन गया हमारा इक्वेशन। दिए गए चित्र 3/4 के 5/4 का 32/15 क्या होगा? अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 15/16 गुणे 32/15, 16 दूनी 32 और 15 30, ये होगा यहां पे 2। तो यहां पे सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2। 18th क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्याओं में निम्नांकित में से कौन सा गुण नहीं होता है? सबसे पहले हम जानेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और एक होती है पूर्ण संख्याएं जिनको कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर चालू होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और होल नंबर जो पूर्ण होल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं, वो चालू होती हैं 0 से लेकर 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अंतर केवल कितना होता है? 0 का। तो कौन सा गुण प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता है? तो इसमें हम देखेंगे योगात्मक तत्समक। फर्स्ट ऑप्शन ही हमें समझ में आ रहा है, योगात्मक तत्समक। क्या होता है? किसी अवयव, अगर कोई अवयव x है, x में जोड़ने पर, किसी अवयव x में जोड़ने पर अगर x ही प्राप्त हो तो उसको हम कहते हैं योगात्मक तत्समक। लेकिन नहीं, प्राकृतिक संख्याओं में ऐसा गुण नहीं होता। जैसे 2, उसमें हम खुद कोई जोड़े 2 नहीं प्राप्त होगा। तो योगात्मक तत्समक गुण इसमें नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है, योगात्मक तत्समक। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप अपनी सोच रखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। एक तांबे के तार को वर्ग के आकार में मोड़ने पर, यह हमारे पास तांबे का तार है पूरा, वर्ग के आकार में इस तार को हमने मोड़कर, ये तार था, हमने मोड़ा, ये और ये मोड़ दिया। हमने इसको वर्ग के आकार में मोड़ दिया। मोड़ने पर 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल घेरता है। इसका जो एरिया है वो आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तार था, ये तार था। तार को हमने एक वर्ग के आकार में ऐसे मोड़ दिया और उसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया आया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया है।
यदि इसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, इसी तार को, इस तार को हम वृत्त के आकार में अगर हम मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है। तो दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल है यहाँ पे कितना है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये वर्ग है। वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम करते हैं क्या, अंडर रूट वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 121। ओके, तो 121, तो वर्ग की भुजा यहां से हमारे पास आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। वर्ग की जो भुजा है हमारे पास आ गई कितनी, 11 सेंटीमीटर। दोस्तों ये रहा हमारा वर्ग, भुजा आ गई 11 सेंटीमीटर। हर भुजा बराबर होती है, ये भी 11, ये भी 11 और ये भी 11। तो ये जो भुजा टोटल ये 11, ये 11, ये 11, 11, 11 प्लस 11 प्लस 11, 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, चारों भुजाओं का योग, तो 11 4 दैट इज द 44। ये हो गई हमारी, ये टोटल क्या था, तार था, ये तार था, तार की भुजा बनी हुई थी। तो 44 सेंटीमीटर ये हमारे पास टोटल आ गई तार की लंबाई, 44 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई तार की लंबाई। अब सर्कल, इसी तार को, 44 सेंटीमीटर का तार था, इसी तार को हमने मोड़कर वृत्त बना दिया। तो इसकी जो परिधि है, परिधि कहलाती है कुल लंबाई। परिधि होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 44। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, इस परिधि का रेडियस निकालेंगे हम यहाँ पे। तो ये r बराबर हो जाएगा 44 और ये 2 पाई आएगा नीचे, 2 पाई, पाई का मान होता है 22/7। तो ये होगा 44/2, पाई हो जाएगा 22/7। इसको हम सॉल्व करेंगे, 22 दून 44, ओके, ये 2 और 2, तो r बराबर रेडियस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया रेडियस। लेकिन दोस्तों निकालना क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वैल्यू रखेंगे, पाई इज इक्वल टू 22/7, रेडियस बराबर स्क्वायर है इसलिए 2 बार, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा जो सर्कल है उसका एरिया। तो दोस्तों हमने समझा, तार था, तार को वर्ग में पहले मोड़कर बनाया, वर्ग से हमने भुजा निकाली, भुजा को हमने जोड़कर तार की लंबाई पता की, तार की लंबाई पता करने के बाद रेडियस त्रिज्या पता किया और उसके बाद हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला। तो आंसर आया 154, दैट इज सी इज द आवर राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नीचे दिया गया ग्राफ पढ़िए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ अंक दिए हुए हैं और यहाँ विषय दिए हुए हैं, अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इतिहास, विज्ञान, और किसमें कितने अंक मिले वो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास। इसको हम देखेंगे, बार ग्राफ की जो हाइट है उसकी हाइट में क्या क्या वैल्यू दी हुई है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्या होंगे। दोस्तों औसत बराबर एवरेज, औसत बराबर होता है पदों का योग, जितने भी पद हैं पदों का योग बटे कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या। यहां पर हम पदों का योग लिखेंगे, पदों का योग अर्थात अंग्रेजी में जो पद बताया जा रहा है वो अंकों में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अंग्रेजी में पद, अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त हुए, 55, गणित में कितने अंक प्राप्त हुए, 90, और हिंदी में कितने अंक प्राप्त हुए, 40, इतिहास में कितने अंक प्राप्त हुए, 80, विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए, 20, बटे पदों की संख्या, कितने पद हैं, 1 2 3 4 5, 5 विषय हैं हमारे पास। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5, इनको हम जोड़ेंगे, इनका योग करेंगे तो इनका योग आएगा हमारे पास 285 और नीचे क्या था 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 57
57। तो दोस्तों ये बार ग्राफ चार्ट का क्वेश्चन है जिसमें चार्ट देखकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 57। औसत अंक होंगे 57। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी भी दोस्तों बता रहा हूं आप लोगों को नीचे दी हुई लिंक को पहले क्लिक करें, मॉक टेस्ट दें, खुद को जांचें, परखें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। नमस्कार दोस्तों।